नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश जत्रवाल आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल BHW@एजुकेशन में। अब हम बात कर रहे हैं राजस्थान का इतिहास। गुर्जर प्रतिहार वंश चल रहा है। अपने मंडोर वाले प्रतिहार शासक थे, वो देख लिए थे कल की क्लास में। आज अपन देखने वाले हैं भीनमाल के प्रतिहार। वो इसी में आता आपका त्रिपक्षीय जो संघर्ष था वो, और नागभट्ट प्रथम हो गया, ककुस्थ हो गया, वस्त्रराज हो गए। वस्त्रराज के समय होता है त्रिपक्षीय संघर्ष। उसी को भी अपना बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज की क्लास की बात करें तो आज अपन देखने वाले हैं भीनमाल के प्रतिहार। देखो, भीनमाल जो प्रतिहार शासन जो प्राचीन शाखा है, प्रतिहार की सबसे प्राचीन शाखा वो कौन सी है? मंडोर है। जिसके संस्थापक कौन थे? अपन ने कल देखा था, हरिश्चंद्र थे। कौन थे? हरिश्चंद्र। प्रतिहारों का जो वास्तविक संस्थापक है वो किसे माना जाता है? नागभट्ट प्रथम को माना जाता है। किसे माना जाता है? नागभट्ट प्रथम को, जो है प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक है, जो माना जाता है। अपन बात करते हैं नागभट्ट प्रथम के बारे में। तो नागभट्ट प्रथम का शासनकाल की बात करें तो शासनकाल है 730 से 760 ईस्वी के बीच में। इनका शासनकाल कोई नहीं पूछता है। शासनकाल आप चाहें तो एक बार के लिए छोड़ देना, मत याद करना, ठीक है। इसके जो उपनाम है वो अपन देखने की कोशिश करते हैं। जालौर के प्रतिहारों का संस्थापक माना जाता है इसे। जालौर के प्रतिहारों के संस्थापक माना जाता है। मलेच्छ नाशक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मलेच्छ नाशक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इधर चलते हैं, इस स्लाइड में एक ग्वालियर अभिलेख है। कौन सा अभिलेख है? ग्वालियर अभिलेख। उसमें लिखा हुआ है कि नागभट्ट ने अरब देश की मलेच्छ जाति का वो हराया था। किसको हराया था? हराया था? मलेच्छ जाति को, जो है इन्होंने हराया था। इसलिए इनको मलेच्छ नाशक की भी उपाधि दी जाती है। एक उपाधि दी जाती है इंद्र गमन नाशक। इंद्र के गमन नाशक। क्षेत्रीय ब्राह्मण भी कहा जाता है। क्या किया जाता है? क्षेत्रीय ब्राह्मण कहा जाता है। इन्हें राम का प्रतिहार कहा जाता है। राम का प्रतिहार कहा जाता है। नागव लोक कहा जाता है। और इन्हें नारायण की मूर्ति का जो है प्रतीक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नारायण की मूर्ति का प्रतीक कहा जाता है। आगे बात ये तो हो गए इनके उपनाम। अब देखो, चामुंडो से भीनमाल। ये पहले भीनमाल है वो किसके पास था? ये अपना भीनमाल है, वो पहले किसके पास था? चामुंडो के पास था। किसके पास था? चावल के पास था। तो नागभट्ट ने इसे छीनकर और अपनी क्या बनाई? राजधानी बनाई। क्या बनाई? राजधानी बनाई। यह राजधानी कब बनाई? कब की बात करें तो 730 ईस्वी में, जब शासक बना तब बनाई। कब बनाई? 730 ईस्वी में, ठीक है। और फिर क्या क्या? उज्जैन पर अधिकार स्थापित किया अपना, और एक नई शाखा की स्थापना की, उज्जैन पर अधिकार। क्या? उज्जैन पर अधिकार स्थापित किया। अपन आगे बात करते हैं। ग्वालियर आपको बताया गया, मलेच्छ नाशक की उपाधि दी गई थी, यहीं से दी गई थी। ग्वालियर अभिलेख में क्या हुआ था? अरब देश की जाति थी मलेच्छ, उस जाति को क्या किया था? हराया था। पुलिकेशन सेकंड के ऐहोल अभिलेख में, कौन से अभिलेख में? ऐहोल अभिलेख में। अभिलेख का नाम याद रखना, ऐहोल अभिलेख में नागभट्ट प्रथम को प्रतिहार वंश का संस्थापक माना गया है। नागभट्ट प्रथम को प्रतिहार वंश का क्या माना गया? संस्थापक है, जो माना गया है। एक अभिलेख और आता है हासोटा अभिलेख। कौन सा अभिलेख? हासोटा अभिलेख। हासोटा अभिलेख के अंदर बताया गया है
कि नागभट्ट प्रथम है वो ने बड़ोच अरब शासक जुनैड से छीनकर भरतवत को दिया था। बट ये बड़ोच है वो अरब शासक जुनैड से छीनकर किसको दिया? भरतवत को दिया था। अब आगे बात करते हैं। तो नागभट्ट प्रथम के समय जितने भी राजपूत राजवंश थे, जैसे चौहान है, प्रतिहार, चौहान आ गए, राठौड़ आ गए, ये इनके क्या मानते थे? सामंत करते थे, सामंत के रूप में कार्य करते थे। क्या राजपूत वंश था वो क्या करते थे? सामंत के रूप में कार्य करते थे। अगला शासक की बात करें तो अगला शासक कौन है? ककुस्त कह दो, देवराज है, ककुक, ये तीनों इसके नाम है। इनका शासनकाल, जब इनका शासनकाल 760 ईस्वी में समाप्त होता है, तब से लेकर 760 से लेकर और 83 तक चलता है। और 83 से लेकर आगे 95 तक किसका चलता है? वत्सराज का चलता है। तो ये थे नागभट्ट प्रथम के भतीजे, नागभट्ट फर्स्ट के भतीजे थे। ककुस्त ने क्या किया? एक विजय स्तंभ बनाया और एक विष्णु मंदिर बनाया। जो विजय स्तंभ बनाया वो क्या था? राजस्थान का दूसरा प्राचीन स्तंभ था। ककुस्त ने मंडोर में विजय स्तंभ व विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया, जो राजस्थान का क्या था? दूसरा प्राचीन स्तंभ था। कौन सा स्तंभ है? दूसरा प्राचीन स्तंभ। दूसरा प्राचीन स्तंभ हमें पहले का भी तो पता होना चाहिए कि पहला कौन सा है। तो पहले की बात करें तो राजस्थान में प्रथम प्राचीन स्तंभ है वो कौन सा है? विजय स्तंभ भरतपुर में है। कहां पर है? भरतपुर में। जिसका निर्माण की बात की जाए, आपसे पूछा जाए कि निर्माण किसने करवाया भरतपुर विजय स्तंभ का, तो वो करवाया समुद्रगुप्त ने। किसने करवाया? समुद्रगुप्त ने करवाया। बस इनकी इतनी बात मिलती है, इंपोर्टेंट बात इसकी इतनी है। अगला आता है वत्सराज। 783 से लेकर 783 से लेकर 795 तक। 795 तक ये कौन थे? ये उज्जैन के एक राजा थे। कौन थे? उज्जैन के एक राजा थे। राजा का नाम क्या था? देवराज था। क्या था रे? देवराज था। और माता कौन थी? भूमिका देवी। कौन थी? भूमिका देवी। उनके क्या थे? बेटे थे। इनके दरबारी का भी था, जिसका नाम क्या था? उद्योतन सूरी। क्या नाम था? उद्योतन सूरी। इन्होंने जालोर प्रतिहार वंश की नींव डाली और जिसकी राजधानी बीनमाल थी। जालोर प्रतिहार वंश के इन्होंने क्या की? जालोर प्रतिहार वंश की नींव डाली, जिसकी राजधानी क्या बनाई? बीनमाल बनाई। अब आगे इनके समय होता है त्रिपक्षीय संघर्ष, जिसको अपन देखते हैं अगली स्लाइड में। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। दोस्तों अपन बात करने वाले थे त्रिपक्षीय संघर्ष के बाद, कनौज का त्रिपक्षीय संघर्ष के बाद हुआ कब था? 752 ईस्वी में ये त्रिपक्षीय हुआ था। तो कनौज शासक यशोवर्धन की मृत्यु के बाद में है जो वो चालू हो गया था कनौज का त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्षीय संघर्ष की बात करें तो ये देखो, इधर तो ऊपर तरफ कौन था? बंगाल के पाल थे। कौन थे? बंगाल के पाल थे। इधर प्रतिहार थे। कौन थे? प्रतिहार थे। और इधर कौन थे? राष्ट्रकूट। और बीच में आ गया कन्नौज। बीच में कौन सा आ गया? कन्नौज आ गया। कभी तो ये आक्रमण करता है, कभी ये करता है, कभी ये करता है, लेकिन लास्ट में क्या संघर्ष निकलता है अपने देखते हैं। दोस्तों अपन जल्द ही लाइव क्लास स्टार्ट करने वाले हैं इसी चैनल पर। उस समय आपको एक डायग्राम के माध्यम से अपन समझाने की कोशिश करेंगे। उसमें आपको और भी अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। जितना भी मैटर करवाया है वो लाइव क्लास में दोबारा करवाएंगे, ठीक है? इसलिए एक बार ऐसे सीधे देखते हैं बिना डायग्राम के आधार पर।
जब पहले तो देख लेते हैं कि इसकी जानकारी कहाँ कहाँ मिलती है त्रिपक्षीय संघर्ष की। तो अमोद वर्ष प्रथम के कौन से सज्जन ताम्रपत्र, रागनपुर अभिलेख, वाणी अभिलेखों से मिलती है। कहां से मिलती है दोबारा देखो, अमोद वर्ष प्रथम के सज्जन ताम्रपत्र, राघव अभिलेख और वाणी अभिलेखों से हमें जो ये त्रिपक्षीय संघर्ष की जानकारी मिलती है। कनौज पर अधिकार को लेकर बंगाल के पाल थे, कौन थे? बंगाल के पाल थे। और इधर अपने पश्चिम के कौन थे? प्रत्याहार थे। और दक्षिण में कौन थे? राष्ट्रकूटों के बीच 783 से लेकर 915 तक ये जो है संघर्ष चला था। कब से कब तक? 783 से 915 ईस्वी तक ये जो संघर्ष है आपका चला था। ये संघर्ष 6 चरणों में हुआ। कितने चरणों में? 6 चरणों में। बात करें फर्स्ट चरण की, तो वत्सराज ने है वो कनौज पर अधिकार कर लिया और अधिकार करके इंदिरा युद्ध को क्या किया? शासक बना दिया वहां का। फिर बंगाल के पालों का शासक कौन था? धर्मपाल था। धर्मपाल ने वत्सराज पर आक्रमण किया, लेकिन वो क्या रहा? आपका असफल रहा। क्या रहा? असफल। फिर राष्ट्रकूट के शासक था कौन था? ध्रुव था। उस समय शासक कौन था? ध्रुव था। तो ध्रुव ने आक्रमण किया और क्या किया? वत्सराज को हराया। क्या किया? वत्सराज को हराया। और इसी साथ हमारा फर्स्ट जो चरण है वो फर्स्ट स्टेज है वो समाप्त हो जाता है। सेकंड में चालू होता है। अब सेकंड में शासक कौन है? कनौज का शासक कौन है? कनौज का शासक है ध्रुव। तो ध्रुव से धर्मपाल ने कनौज को छीन लिया। धर्मपाल कौन था? पश्चिम बंगाल का था, बंगाल से तो था। तो वहां से धर्मपाल ने वो छीन लिया। ठीक है। और शासक किसको बनाया? चक्रायुध को क्या बनाया? शासक बनाया। क्या क्या? चक्रायुध को शासक बनाया। इस बार आए जो अपने प्रतिहार है वो शांत बैठे थे, देख रहे थे। ठीक है। थर्ड में वत्सराज के बाद अगला शासक आता है नागभट्ट सेकंड। नागभट्ट सेकंड ने क्या किया? कनौज पर छीन लिया। किसे? धर्मपाल से कनौज छीन लिया और वापस वो किसको शासक बना दिया? इंदिरा युद्ध को शासक बना दिया। फिर राष्ट्रकूट के गोविंद जी आ गए। इसमें कौन थे? राष्ट्रकूट से ध्रुव थे। और इसमें कौन से आ गए? गोविंद जी थर्ड आ गए। कौन आ गए? गोविंद जी थर्ड आ गए। धर्मपाल व नागभट्ट सेकंड को दोनों को हराया और हरा के क्या किया? अपने आधिपत्य स्थापित कर लिया। ठीक है। अब फोर्थ चरण में देखते हैं। फोर्थ चरण में क्या आता है? फोर्थ चरण में कभी तो प्रतिहार जीत जाते हैं और कभी राष्ट्रकूट को जीत जाते हैं। दोनों को सफलता है। जो कभी तो प्रतिहारों को सफलता मिलती है और कभी राष्ट्रकूटों को सफलता मिलती है। लेकिन फिफ्थ चरण में क्या होता है? फिफ्थ चरण में क्या होता है? एक प्रतिहारों का शासक होता है। कौन होता है? रामभद्र। कौन होता है? रामभद्र। जो क्या होता है? अयोग्य होता है। और इधर राष्ट्रकूट का शासक कौन है? कौन है? अमोद वर्ष है। तो वो क्या अपने राज्य की ही समस्या में उलझा रहता है। इसका फायदा कौन उठाता है? मौके का फायदा उठाता है। पाल शासक कौन था? पाल शासक था आपका देवपाल। कौन था? देवपाल। और देवपाल ने उठाया और अपने उत्तरी भारत में है वो विशाल साम्राज्य स्थापित कर लेता है। क्योंकि इधर तो ना ही तो राष्ट्रकूट आक्रमण कर पाते हैं, वापिस छीन पाते हैं, और ना ही क्या कर पाते हैं? प्रतिहार शासक छीन पाते हैं। क्योंकि राष्ट्रकूट तो है वो अपने से राज्य की समस्या में उलझ जाते हैं और रामभद्र जो आक्रमण करने में अयोग्य था। अब बात आती है अंतिम चरण की। अंतिम चरण के प्रतिहार शासक महिर भोज व महेंद्रपाल ने राष्ट्रकूटों को पराजित किया व कनौज पर फिर से क्या किया? अधिकार स्थापित कर लिया। यह था आपका छोटा सा त्रिपक्षीय संघर्ष। अब आगे बात करते हैं अपन नागभट्ट सेकंड की। तो नागभट्ट सेकंड को अपन देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक देखते रहिए BSW@एजुकेशन चैनल पर। और जब भी अपन लाइव आएंगे कुछ ही दिनों में आने वाले हैं, तो ये आपको डायग्राम के आधार पर लाइव करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।